आइए आज हम समझते हैं जल धाराओं के बारे में और हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जल धाराएं कैसे आगे बढ़ती हैं और इन जल धाराओं की वजह से भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि एल नीना ला नीना क्या होता है और ये जल धाराएं कब गर्म होती हैं और कब ठंडी होती हैं और इन जल धाराओं के मिलने की वजह से क्या होता है। जब ये गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं आपस में मिलती हैं तो क्या होता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे लेकिन पेशेंस के साथ। अब देखिए, जलधाराओं को समझने से पहले आप लोगों को केवल छोटी मोटी दो तीन शब्दों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जलधारा कहते किसे हैं, तो समुद्र की लहरों को ही जलधारा कहा जाता है। और ये समुद्र की लहरें जब जिस देश के आसपास में होगी उस समुद्र की लहरों को उसी देश के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे एक देश है नॉर्वे, तो यहाँ पे जो जलधारा है यह कहलाएगी नॉर्वे की जलधारा। यहाँ पे एक छोटा सा मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, तो यहाँ पे जो जलधारा है ग्रीनलैंड की जलधारा कहलाएगी। यहाँ पे एक देश है पेरू, तो पेरू की जलधारा कहलाएगी। यानी कि जिस देश के आसपास जो जलधाराएं होती हैं वह जलधाराएं उसी देश के नाम से जाने जाते हैं। अब जब समुद्र की लहरें अपने सामान्य गति से थोड़ी सी कम होगी, यानी कि जब उसकी स्पीड में कमी आएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रवाह। और जब समुद्र की लहरों की स्पीड में थोड़ी सी तेजी आएगी, यानी कि उसका स्पीड जब बढ़ेगा तो वह कहलाएगा स्ट्रीम। यानी कि जब जलधारा जब करंट हमारा कमजोर होगा तो वह कहलाएगा प्रवाह, यानी कि ड्रिफ्ट। जब हमारा जलधारा यानी कि जब हमारा करंट थोड़ा सा मजबूत होगा, यानी कि जब उसकी स्पीड बहुत ही बढ़ेगी तो वह कहलाएगा हमारा स्ट्रीम। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतनी बातों को समझ गए होंगे। और थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हमको सबसे पहले समझना होगा कि जलधाराएं उत्पन्न कहाँ से होती है। देखिए, जलधाराएं उत्पन्न होती है दो जगह से, यानी कि समुद्र की लहरें कह सकते हैं दो जगह से उत्पन्न होती है। एक जहाँ से पूरा ठंडी पड़ता है वहाँ से उत्पन्न होगी और एक जहाँ पूरा गर्मी पड़ता है वहाँ से उत्पन्न होगी। ठीक है, तो भारत में कहिए मैंने पूरा हम अगर ले पूरा वर्ल्ड वाइड तो पूरा दुनिया में सबसे अधिक गर्मी पड़ता है विषुवत रेखा पे, यानी कि इस वाले रेखा पे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है क्योंकि सूर्य इस रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, और इस रेखा के आसपास वाले जितने क्षेत्र हैं ना उन सभी क्षेत्रों में गर्मी बहुत ही अधिक होती है। और इन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही काले काले होते हैं, एकदम कह सकते हैं भैंस में और उनमें कोई फर्क ही नहीं होगा, ऐसे इतने काले काले होते हैं लोग। क्योंकि गर्मी सालों भर पड़ती रहती है, ठंडे का तो नामो निशान यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ तो गर्मी पड़ती है और ठंडी वहाँ से पड़ती है कि दोनों ध्रुवों से। जैसे यहाँ पे हमारा ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, तो यहाँ से ठंडी पड़ती है और यहाँ पे हमारा ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव कहीं या फिर अंटार्कटिक कहीं, तो यहाँ से भी ठंडी पड़ती है। तो यहाँ से जहाँ पे ठंडी पड़ती है वहाँ से जो जलधारा उत्पन्न होगी वह कहलाएगी ठंडी जलधारा। और जहाँ पे गर्मी पड़ती है वहाँ से जो जलधारा उत्पन्न होगी यह कहलाएगी गर्म जलधारा। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है इन जलधाराओं को गर्म जलधारा बोलते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, यानी कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे सबसे अधिक ठंडी पड़ती है, तो यहाँ से उत्पन्न होने वाली जलधाराओं को, यानी कि यहाँ से उत्पन्न होने वाले करंट को हम लोग बोलते हैं ठंडी जलधारा। ठीक है, यानी कि कोल्ड करंट। तो आई होप कि आप लोग गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराओं को समझने में आप लोग इसी तरीके से कंफर्टेबल हो गए होंगे। और थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए, विषुवत रेखा जहाँ पे है ना, ये जो हमारा इक्वेटर लाइन है जहाँ पे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। ठीक है, इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे इतना गर्मी पड़ता है कि यहाँ पे हवाओं का कोई प्रेशर लगता ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं ना आंधी आएगा, ना तूफान आएगा, ना वर्षा होगी, ना कुछ नहीं होगा। कितना डिग्री, तो 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। ठीक है, ये हमारा पूरी तरह से विषुवत रेखा है। तो यहाँ से 5 डिग्री ऊपर और यहाँ से 5 डिग्री नीचे, यानी कि ये पूरे क्षेत्र में इतना शांत क्षेत्र ये है कि यहाँ पे ना गर्मी पड़ेगी और ना ही ठंडा पड़ेगा। मतलब गर्मी तो पड़ती है, ठंडा का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे आंधी तूफान कुछ भी नहीं आएगा, बहुत शांत क्षेत्र है। यहाँ पे हवाएं कह सकते हैं बहती ही नहीं है, एकदम पूरा शांत क्षेत्र रहता है। क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है कि वहाँ की जो हवाएं हैं एकदम बिखिया के भागती है। और जहाँ पे कोई जिसे समझिए कि एक रूम में सबको पैक कर दिया जाए और उसमें पूरी तरीके से पूरी गर्मी उसमें दे दिया जाए और रूम का दरवाजा जब खोलेंगे तो उसमें से लोग इतना तेज भागेंगे कि उस रूम में कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल वही स्ट्रेटजी यहाँ पे अभी अपनाई जाती है प्रकृति द्वारा कि विषुवत रेखा पे इतनी गर्मी पड़ती है ना, इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ पे जो हवाएं हैं वो पूरी तरीके से गर्म होकर ऊपर और नीचे लगती हैं भागने। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यानी कि यह शांत क्षेत्र होता है और इसी शांत क्षेत्र को हम बोलते हैं डोल्ड्रम।
ऊपर और 5 डिग्री नीचे वाले क्षेत्र को बोला जाता है डोल्ड्रम। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विषुवत रेखा से जो जलधाराएं ऊपर में उत्पन्न होगी, इन जलधाराओं को बोलते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक है। जगह थोड़ा सा कम है इसलिए थोड़ा सा हम बहुत ही शॉर्ट में लिख रहे हैं। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को सेव कर लें और जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी जलधाराएं विषुवत रेखा से ऊपर उत्पन्न होगी, इन जलधाराओं को बोला जाता है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। और जो भी जलधाराएं विषुवत रेखा से नीचे उत्पन्न होगी, उन धाराओं को बोला जाता है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक है। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर होने वाले जलधाराओं को उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा और विषुवत रेखा से नीचे उत्पन्न होने वाली जलधाराओं को दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। यह हमारा अटलांटिक महासागर है, यह हमारा प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पर भी उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, यहाँ पर भी दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। यह हमारा हिंद महासागर है, तो यहाँ पर भी उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, यहाँ पर भी दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। यह भी हमारा प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पर भी उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा और यहाँ पर भी दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। आई होप कि आप लोग इस शब्द को आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर उत्पन्न होने वाले जलधाराओं को हम लोग उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं और विषुवत रेखा से नीचे उत्पन्न होने वाले जलधाराओं को हम लोग दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से जानते हैं। अब देखिए उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जो होती है, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे अटलांटिक महासागर वाला। अटलांटिक महासागर के बाद हम लोग समझेंगे हिंद महासागर का और हिंद महासागर के बाद हम लोग समझेंगे प्रशांत महासागर का। क्योंकि प्रशांत महासागर बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक का असर हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा घुमावदार है और ये ग्लोब पर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। देखिए तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जब जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है। अगर आप लोग पूरा वर्ल्ड को देखिएगा ना तो यहाँ पे कुछ आपको छोटे मोटे द्वीप दिखाई देंगे। इसी द्वीप को बोला जाता है वेस्ट इंडीज, इसी द्वीप को हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज। तो ये द्वीपों में फंस करके ये जलधाराएं यानी कि समुद्र की जो लहरें हैं वो दो भागों में बढ़ जाती है। पहले भाग का नाम है फ्लोरिडा की जलधारा और दूसरे भाग का नाम है ना एंटलीज की जलधारा। यानी कि पहले भाग का नाम है फ्लोरिडा की जलधारा और दूसरे भाग का नाम है एंटलीज की जलधारा। ये दोनों ही जलधाराएं गर्म जलधारा है क्योंकि यह विषुवत रेखा के करीब से उत्पन्न हुई होती हैं और विषुवत रेखा पे हमेशा ही गर्मी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए अब ये जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है ना तो ये आगे बढ़ते बढ़ते ये आपस में मिल जाती हैं, ये दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं और इन नए जलधारा को बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। अब जब ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आगे की ओर बढ़ती है तब तक ध्रुव की ओर से यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर से इस क्षेत्र से मिलती है लेब्राडोर की जलधारा। कौन सी जलधारा? लेब्राडोर की जलधारा। क्योंकि देखिए ये हमारा गर्म जलधारा है क्योंकि ये विषुवत रेखा से आ रही है और ये हमारी ठंडी जलधारा है क्योंकि ये ध्रुव से आ रही है। तो जब भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है तो यहाँ पे समुद्र में एक प्लैंकटन नामक शैवाल उत्पन्न होते हैं, उनकी गर्मी से बोल सकते हैं, जो कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराओं की गर्मी से समुद्र के नीचे प्लैंकटन नामक शैवाल उत्पन्न होते हैं और वे शैवाल इतने अच्छे लगते हैं मछलियों को कि उन शैवालों को खाने के लिए मछलियाँ उसको पूरी तरीके से घेर लेती हैं और वहाँ पे मछलियों का पूरी तरीके से भीड़ लग जाती है। तो मछली पकड़ने के लिए ये गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराओं का मिलना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब ये मिलेंगी तो समुद्र के नीचे वहाँ पे शैवाल उत्पन्न होंगे। कौन से? प्लैंकटन नामक शैवाल। कई बार आप लोग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि प्लैंकटन नामक शैवाल किस सागर में उत्पन्न होता है? तो उत्तरी अटलांटिक सागर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैंकटन नामक शैवाल उत्पन्न होता है और यहीं पे हमारा आकर के डूबा था टाइटैनिक, क्योंकि टाइटैनिक यहाँ से निकला था और यहाँ से आते आते क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और लेब्राडोर की जलधारा आपस में मिलती है ना तो घना कोहरा छा जाता है। बड़े बड़े बर्फ के जो पहाड़ हैं वो आकर के आसपास में जुड़ जाते हैं और बर्फ की एक बहुत ही खराब हालत है कि बर्फ जितना ऊपर दिखाई देगा उससे 10 गुना नीचे वो समुद्र में डूबा हुआ रहता है, ठीक है। और अंततः टाइटैनिक की वहाँ पे समाप्ति हो गई। तो बर्फ की बहुत ही खराब बात है कि वो जितना ऊपर होगा उतना ही उससे 10 गुना नीचे रहता है, ठीक है। अब देखिए अब जो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है और जो यहाँ पे लेब्राडोर की जो जलधारा है ये दोनों जब आपस में मिलते हैं ना तो इसकी जो धारा है वह कम हो जाती है क्योंकि यह इस दिशा से आ रही है और इसकी दिशा को भड़काने वाला ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है
और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर से इसकी दिशा को भड़काने वाला है लेब्राडोर की जलधारा। तो इसकी जो धारा है वो कमजोर हो जाती है, और जब कमजोर होती है, यानी कि हम शुरुआती में ही आप लोगों को बताए हैं कि जब जलधारा सामान्य गति से धीमी होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रवाह। तो यहाँ पे जब ये कमजोर होगी तो यह कहलाएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्या कहलाएगा? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ठीक है। अब ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आगे जाके 3 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पे इर्मिंगल की जलधारा, यहाँ पे नॉर्वे की जलधारा, और यहाँ पे ये रेनल की जलधारा। ठीक है। यहाँ पे ये रेनल की जलधारा, यहाँ पे ये नॉर्वे की जलधारा, और यहाँ पे ये इर्मिंगल की जलधारा। और इर्मिंगल की जो जलधारा है यह आगे जा करके ना, यहाँ पे जो ये ग्रीनलैंड है वो ग्रीनलैंड की जलधारा बन जाती है और जा करके आगे जम जाती है, क्योंकि आगे पूरा बर्फ है पृथ्वी पे। अब देखिए, रूस में एक जगह है यहाँ पे कोला प्रायद्वीप, और कोला प्रायद्वीप चूंकि ये पूरा एरिया ठंड के दिनों में जम जाता है, इवन कि यहाँ तक पूरा जम जाता है पूरा एरिया। लेकिन नॉर्वे की जो जलधारा है यह गर्म जलधारा है, और गर्म जलधारा होने की वजह से इसकी जो जलधारा यहाँ तक जाती है यह कोला प्रायद्वीप को नहीं जमने देती है। तो रूस का वरदान, यानी कि कोला प्रायद्वीप जो होता है वो रूस का नहीं जमता है, तो रूस का वरदान किस जलधारा को कहा जाता है? तो नॉर्वे की जलधारा को। ठीक है। अब ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आने से ये पूरा यूरोप गर्म हो जाता है, क्योंकि ठंड के दिनों में यहाँ पे ना कह सकते हैं बहुत ही मौत होती है लोगों को रहने में। अगर गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है अगर ये आगे नहीं बढ़ती तो फिर यहाँ पे ठंड के दिनों में लोग मर जाते, क्योंकि बहुत ठंडी पड़ती है यहाँ पे। और प्लस में ये जो एरिया है वो ध्रुव के बहुत ही नज़दीक हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो यूरोप का कंबल किस जलधारा को कहते हैं? तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को। और रूस का वरदान तो नॉर्वे की जलधारा को। अब यहाँ से ये अगली जलधारा है कौन सी? रेनल की जलधारा। ये जलधारा हल्की सी और आगे बढ़ती है और एकदम सीधी हो जाती है, और जब सीधी होती है तो इसका नाम अलग हो जाता है, इसका नाम होता है केनारी की जलधारा। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है कि सबसे सीधी जलधारा कौन सी है? तो केनारी की जलधारा। ठीक है। ये आप लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को समझ गए। अब हम लोग को समझना है कौन सी? दक्षिणी विषुवत, यानी कि दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा के बारे में। देखिए, ये भी हमारी गर्म जलधारा है, और जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक देश है ब्राजील, और ब्राजील की जलधारा यहाँ पे कहलाती है, क्योंकि ब्राजील एक देश है तो ब्राजील के सामने से गुजरती है, तो ब्राजील की जलधारा, क्योंकि ये गर्म जलधारा है। और यहाँ पे हमारा है अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका से यहाँ से आता है हमारा एक और जलधारा फॉकलैंड की जलधारा। देखिए, यहाँ पे ये जो था ये फ्लोरिडा की जलधारा था, यहाँ पे ये जो है ये फॉकलैंड की जलधारा है। ठीक है। अब जब ये दोनों मिलते हैं ना तो इसकी गति धीमी हो जाती है, और जब गति धीमी होती है तो यहाँ पे एक हमारा अलग जलधारा उत्पन्न होता है, उसका नाम है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। चूंकि देखिए यहाँ पे जब धीमी हुई तो ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह हो गई, और यहाँ पे जब धीमी थी तो यह हमारा हो गया उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ठीक है। इस बात को आप लोगों को समझना है। अब ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जब आगे बढ़ती है तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पे एक देश है और यहाँ पे एक देश है। ठीक है। चूंकि यहाँ पे इतने देश हैं कि इन देशों में झगड़ा हुआ है कि नहीं कौन सी जलधारा का नाम रखा जाए, किस देश के नाम पे इस जलधारा का नाम रखा जाए। तो अभी तक इस जलधारा का कोई भी नाम नहीं रखाया गया है, यानी कि यह एक अज्ञात जलधारा है। क्या है? यह एक अज्ञात जलधारा है, यानी कि बेनाम की जलधारा है। और इस जलधारा का नाम है बेंगुला की जलधारा। क्या है? बेंगुला की जलधारा। बेंगुला की जलधारा। ठीक है। तो ये हमारी पूरी अटलांटिक महासागर की जलधारा आप लोगों को समझ में आ गई। और थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो अब समझेंगे हम लोग कौन सी? तो हिंद महासागर की जलधारा। अब हिंद महासागर की जलधारा में चूंकि यह हमारा भारत है तो यहाँ पे उत्पन्न होती है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। जब ये आगे की ओर बढ़ती है ना तो यहाँ पे एक जलधारा उत्पन्न होती है सोमेरु की जलधारा। कौन सी? तो सोमेरु की जलधारा। क्योंकि ये आगे जाकर के सऊदी अरब की ओर जाके खत्म हो जाती है और यह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि कहने के लिए हिंद महासागर के उत्तर में कोई भी जलधारा उत्पन्न नहीं होती है। नॉर्मल सी बात है। अब हम देख रहे हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, अब समझते हैं। जब ये हिंद महासागर की जलधारा दक्षिण में आती है आगे की ओर तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है यहाँ से आने के बाद में। पहली जलधारा ये होती है मोजाम्बिक की जलधारा, और ये हमारी होती है मेडागास्कर की जलधारा। अब ये मोजाम्बिक की जलधारा जो है और ये मेडागास्कर की जो जलधारा है ये आगे जाकर के मिल जाती है, यह कहलाती है अलगुहास की जलधारा। ठीक है। जो कि ये गर्म जलधारा है। ये दोनों भी हमारी गर्म जलधारा है। याद रखिएगा कि जो भी जलधाराएं विषुवत रेखा से उत्पन्न हुई होती हैं तो ये जलधाराएं गर्म ही होती हैं, और जो भी जलधाराएं
ना, ध्रुव से कहिए, चाहे नीचे से उत्पन्न हो चाहे ऊपर से उत्पन्न हो, ये जलधाराएं हमेशा ठंडी ही होती है, क्योंकि ये जलधाराएं विषुवत रेखा से उत्पन्न हुई है, तो इन जलधाराओं को हम लोग गर्म जलधारा बोलेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से जो ये अज्ञात जलधारा निकली थी, यह जा करके अल्बुहास की जलधारा मिल जाती है और इसके प्रवाह को कम कर देती है, तो यह इसका नाम हो जाता है दक्षिणी हिंद प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह। ठीक है, अब जब ये दक्षिणी हिंद प्रवाह आगे की ओर बढ़ता है ना, तो यहाँ भी ये हो जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अब ये हमारा हिंद महासागर की जलधारा भी खत्म हो गया। अब हम लोग को समझना है कौन सी जलधारा, प्रशांत महासागर वाली। देखिए, यहाँ पे प्रशांत महासागर में उत्तर में देखिएगा, तो उत्तर में यहाँ पे जो दो जलधाराएं उत्पन्न होती है, एक होती है क्यूरोसिवो की जलधारा और एक होती है सुसीमा की जलधारा। यहाँ पे देखिए सोमेरु की जलधारा थी और यहाँ पे सुसीमा की जलधारा है। उत्तरी विषुवत रेखीय यानी कि कह सकते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, चूंकि जो प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुई रहती है, उन जलधाराओं, वे जलधाराएं जब आगे की ओर बढ़ती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप लोग मैप को देखिएगा ना, तो यहाँ पर भी कुछ छोटे मोटे द्वीप हैं कह सकते हैं, तो उन द्वीपों में अंजुरा करके कह सकते हैं, फंस करके ये दो भागों में बढ़ जाती है। पहले है क्यूरोसिवो की जलधारा, दूसरा है सुसीमा की जलधारा। अब जब ये आगे की ओर बढ़ती है ना यहाँ से, तो अब जब ये आगे की ओर बढ़ती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है और सुसीमा की जलधारा और क्यूरोसिवो की जलधारा के को बढ़ाने के लिए यहाँ से एक और जलधारा आती है, उसका नाम होता है ओखोटस की जलधारा। क्या होता है? ओखोटस की जलधारा। क्या होता है? ओखोटस की जलधारा। और जब क्यूरोसिवो की जलधारा और सुसीमा की जलधारा और ओखोटस की जलधारा मिलती है आगे, तो यह बन जाती है क्यूराइल की जलधारा। क्या बनती है? क्यूराइल की जलधारा। अब ये आगे की ओर बढ़ती है, तो यहाँ पे ये आगे की ओर बढ़ती है तो अब आती है यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद में ये दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, एक होती है हमारी ये वाला अलास्का की जलधारा और ये हमारी होती है कैलिफोर्निया की जलधारा। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। देखिए, ऐसे आई फिर ऐसे, यानी यही वाला ऐसे आके फिर ये वाला जो हमारा है ये वाला है। प्रशांत महासागर एक ऐसा महासागर है जो कि बहुत ही बड़ा महासागर है कह सकते हैं। ऐसे आप लोग को भले ही ये लग रहा होगा कि ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों ही बहुत दूर दूर हैं, लेकिन ग्लोब पे देखने पर ना ये बहुत ही पास होते हैं। जैसे समझिए कि हमारा ग्लोब है, ये हमारा हो गया अमेरिका, ये हमारा हो गया रूस। ठीक है, ये ग्लोब पे पास पास है। जब इसको हम लोग मानचित्र पर दिखाएंगे तो ग्लोब को फाड़ना पड़ेगा, यानी कि जब फाड़ेंगे ग्लोब को तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऐसे होगा फिर ये ऐसे हो जाएगा। देखिए, जो सबसे पास था वो सबसे दूर हो गया, लेकिन अभी भी सबसे पास है ग्लोब पे। तो यही प्रक्रिया आप लोगों को देखनी होगी कहाँ पे? उस समुद्र में। क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये दूरी और ये दूरी बहुत ही दूर दूर है, लेकिन रियली में ये दूरी बहुत ही पास है। अब देखिए, अमेरिका में एक जगह यहाँ पे है अलास्का और ये हमारा है रूस। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यह अलास्का और ये रूस बहुत ही दूर दूर है, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ही पास है। इन दोनों को जोड़ता है एक जलसंधि, ये बोरिंग जलसंधि, जो कि ये दोनों को जोड़ता है। बहुत ही पास है ये दोनों, अलास्का और रूस। क्योंकि अलास्का पहले रूस का हिस्सा था, तो रूस ने सोचा कि अलास्का में कुछ नहीं है, ठंडी पड़ती है, इसको बेच दे। तो अमेरिका ने कीन लिया, रूस बेच के उसको पछता रहा है बेचारा। अब देखिए, ये हमारा हो गया पूरी तरीके से। और समझते हैं दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह, सॉरी दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा जो कि प्रशांत महासागर वाला। ठीक है, देखिए यहाँ से जब ये आगे की ओर बढ़ती है ना, तो ये हमारी होती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अब ये आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ से एक आती है जलधारा अंटार्कटिक की जलधारा है अंटार्कटिक की जलधारा। और अंटार्कटिक की जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, यह आगे की ओर बढ़ती है ऐसे, तो इसका नाम चेंज होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो जाती है पेरू की जलधारा। क्या होती है? पेरू की जलधारा। ये हमारी पूरी जलधाराएं खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जलधाराओं के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लीजिए कि इसका एक स्क्रीनशॉट। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी बहुत ही चीटिंग हो गई है, घिजी मिली हो गई है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे समझनी पड़ेगा, कुछ आप लोगों को हमारी फीलिंग को समझने होंगे। बोर्ड कम है, छोटा सा है, बैकग्राउंड में बहुत हल्ला हो रहा है, सामने द्वार पे, मतलब क्या बताएं आप लोगों को। अब लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो अगली जलधारा है वो हमारी है विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। देखिए ये कैसे काम करती है। समझिए कि ये हमारा विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे जो होता है वह डोल्ड्रम का क्षेत्र होता है।
यानी कि यहाँ पे आंधी तूफान वर्षा कुछ नहीं आता, एकदम शांत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब जब ये शांत क्षेत्र से जो जलधाराएं ऊपर की ओर गई हुई रहती हैं और जो जलधाराएं नीचे की ओर गई हुई रहती है, क्योंकि यहाँ पे हवाओं का कोई भी प्रेशर नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे हवाओं का कोई भी दबाव नहीं होता है, तो यह जलधाराएं पुनः आती हैं और फिर से गर्म होकर के पुनः चले जाती है। यानी कि यह प्रक्रिया बार बार होती है। जो जलधाराएं ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर चली गई रहती हैं, वे जलधाराएं विषुवत रेखा पर हवाओं का कोई भी प्रेशर न होने की वजह से पुनः आने लगती है वापस। तो इन्हीं जलधाराओं को बोलते हैं विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है, और ये जलधाराएं गर्म होती है क्योंकि यह विषुवत रेखा के पास से उत्पन्न हुई रहती है। ठीक है, और ये जलधाराओं का केवल समझिए कि यह जलधाराएं चाहे वो अटलांटिक में उत्पन्न हो, चाहे हिंद महासागर में उत्पन्न हो, या फिर प्रशांत महासागर में उत्पन्न हो, ये किसी भी सागर महासागर में उत्पन्न होगा अगर विषुवत रेखा के पास में। तो जब भी यह जलधाराएं विपरीत होंगी तो यह गर्म ही होंगी, क्योंकि हवाओं का कोई भी प्रेशर विषुवत रेखा पर नहीं होता रहा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो अगला जलधारा है एल नीनो और ये हमारा है ला नीना। ये दोनों ही जलधाराएं जो होती है ना, ये आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एल नीनो का मतलब क्या होता है और ला नीनो का मतलब क्या होता है। आप लोग देखिएगा, तो एल नीनो का जो मतलब होता है वो होता है छोटा लड़का, और ला नीना का मतलब होता है छोटी लड़की। ये दोनों ही जलधाराएं पेरू के तट पर उत्पन्न होती हैं, यानी कि यहाँ से उत्पन्न होगा एल नीनो और यहीं से उत्पन्न होगा ला नीनो। ठीक हो, यहाँ से एल नीनो और यहाँ से ला नीनो। पहले समझते हैं हम लोग क्या, तो एल नीनो के बारे में, तब समझेंगे ला नीनो। देखिए, अब ये जो हमारा है ना, कौन सा एल नीनो, यह जो होता है वो फरवरी से मार्च के महीने में पेरू के तट पर उत्पन्न होता है प्रशांत महासागर में। चूंकि यह उत्पन्न भले ही प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर होता है, लेकिन भारत में जब गर्मी होती है मई जून में, तो यह वहाँ से चलते चलते धीरे कछुए की चाल से भले चलता है, लेकिन मई जून तक यह भारत के पास हिंद महासागर में आ गया रहता है। कौन सा, तो एल नीनो। ठीक है, आ गया रहता है एल नीनो। क्योंकि गर्मी के दिनों में भारत में बहुत ही तेज गर्मी पड़ती है, और भारत में गर्मी पड़ने की वजह से भारत की जितनी भी हवाएं रहती हैं वे उड़ने लगती है, क्योंकि हवाओं का एक ही विशेषता है कि जब हवाओं को हम गर्म करेंगे तो वह अपने क्षेत्र से उड़ने लगेंगी। ठीक है, ठंडी के दिनों में आप देखिएगा लू नहीं बहेगा, उतनी तेज हवाएं नहीं बहेंगी जितने कि गर्मी के दिनों में बहती हैं। क्योंकि गर्मी के दिनों में धूप बहुत तेज होता है, और कह सकते हैं जब धूप तेज होगा तो कोई भी धूप से भागने की कोशिश करेगा। इस तरीके से हवाएं जो होती हैं वो भी धूप से भागने की कोशिश करती हैं। और गर्मी के दिनों में भारत में हवाओं की होने लगती है कमी, यानी कि गर्मी के दिनों में भारत की हवाएं गायब होने लगती हैं, उड़ने लगती हैं। तो इन हवाओं को पूर्ति करने के लिए हिंद महासागर की जो हवाएं आगे की ओर बढ़ना चाहती हैं। देखिए, सबसे पहले मई जून में समझिएगा कि मई जून में गर्मी पड़ती है, तो गर्मी की वजह से भारत की जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उड़ने लगती हैं। अब जब ये हवाएं ऊपर की ओर उड़ेंगी तो यहाँ पे जो हवाएं होंगी यह इस हवाओं को पूर्ति करेगी, फिर से उड़ेगी, फिर से यह हवाएं आएंगी, फिर से पूर्ति करेंगी। देखिए, मई जून में जब ये हवाएं ऊपर की ओर उड़ रही होती है तब तक हिंद महासागर की हवाएं सोचती हैं कि हम इन हवाओं को पूर्ति करें, लेकिन जब ये चाहती हैं हिंद महासागर की हवाएं कि हम भारत में प्रवेश करें, तब तक उसी समय में एग्जैक्ट टाइम पे आ जाता है एल नीनो, और खुद यह गर्म जलधारा है। खुद क्या है, कैसा है जलधारा है, यह गर्म जलधारा है। और जब यह गर्म जलधारा है तो हिंद महासागर में जो भी हवाएं रहती है ना, उन हवाओं को भी गर्म कर देता है, और इसके साथ साथ हिंद महासागर की भी जो हवाएं होती हैं वह भारत में न जा करके ऊपर की ओर उड़ने लगती है। तो भारत में होती है हवाओं की कमी, मानसून जो भारत में आने वाला होता है वह नहीं आ पाता है, क्योंकि यह खुद गर्म जलधारा है। कौन सी, तो एल नीनो। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग ला नीना के बारे में। चूंकि यह ठंडी जलधारा है, देखिए यह गर्म जलधारा थी और यह ठंडी जलधारा थी। ठंडी जलधारा थी, यह भी फरवरी और मार्च के बीच में उत्पन्न होती है और भारत में गर्मी के दिनों में आ जाती है। क्योंकि जब ये ला नीनो जब भारत में आती है ना, ला नीनो जब भारत में आती है तो यह ठंडी जलधारा है, और गर्मी में भारत में हवाओं की कमी होती है। और गर्मी में जब भारत में हवा की कमी होती है तो इन हवाओं को पूर्ति करने के लिए, इन हवाओं को भारत में हवाओं की पूर्ति करने के लिए हिंद महासागर की हवाएं आगे की ओर बढ़ती है। और जब हिंद महासागर की हवाएं आगे की ओर बढ़ती है तब तक उसी समय में आ गया रहता है ला नीना।
कौन सा आता है, ला नीना। और यह खुद ठंडी जलधारा है, अपने साथ बहुत सारा बादल लेकर के आया हुआ रहता है, और जब यह भारत में जाता है तो खूब वर्षा कराती है। तो आप लोग देखिए क्या कि भारत में एक साल सुखाड़ पड़ेगा तो एक साल खूब वर्षा होगी। जब सुखाड़ पड़ेगा तो समझिएगा कि उस साल कौन सा मानसून, जिससे कौन सा जलवायु, कौन सी जलधारा आया हुआ है हिंद महासागर में, तो एल नीनो। लेकिन जब खूब वर्षा होगी तो कौन सा जलधारा आया है, तो ला नीनो। तो यहाँ पे जो एल नीनो है वो पहले आता है और ला नीनो बाद में आता है। छोटा लड़का पहले आएगा, छोटी लड़की बाद में आएगी। एल नीनो के आने से हमारा जो भारत का मानसून है वह कमज़ोर होता है, क्योंकि यह गर्म जलधारा है और हिंद महासागर की हवाओं को ऊपर के उठा चुका रहता है। ला नीनो की वजह से भारत की जो मानसून है वो मजबूत होती रहती है। और मजबूत क्यों होती है, क्योंकि यह ठंडी जलधारा है और हिंद महासागर की हवाएं भारत में हुई हवाओं की कमी को पूर्ति करने के लिए आगे की ओर बढ़ती है। अब यहाँ से आप लोग को ये समझना है कि जो ये एल नीनो है और ला नीनो है, ये दोनों ही मानसून पे इफेक्टिव यानी कि इफेक्ट अपना डालते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।